जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। संभावना है कि एक दो दिन में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी की जा सकती है। आयोग ने बताया था कि तीसरे वीक में, फरवरी के तीसरे वीक में जारी किया जाएगा। ये तीसरा वीक चल रहा है, तो संभावना बनी हुई है। जब तक कोई अधिसूचना, आधिकारिक अधिसूचना आयोग द्वारा जारी न की जाए, आप किसी भी अफवाह पे, किसी भी न्यूज़ पे आप विश्वास नहीं करेंगे और आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, ठीक है। तो चलिए डेली करंट अफेयर श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम लोग महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर हम लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से चर्चा करेंगे और उनके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई और पे नाउ के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी की शुरुआत हुई। पे नाउ निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ठीक है, हमारे विकल्प हैं सिंगापुर, फ्रांस, यूके और श्रीलंका। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है सिंगापुर। अब हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। अगर सिंगापुर के प्रधानमंत्री की बात करी जाए तो ली हसीन लुंग जी हैं। अब इसके द्वारा जब ये कनेक्टिविटी हो गई, क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी, तो इसके माध्यम से होगा क्या, सिंगापुर और भारत के लोग अपने मोबाइल फोन से उसी तरीके से पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे जैसे वो अपने देश के अंदर करते हैं। अब मोबाइल फोन से तत्काल कम खर्च में फंड ट्रांसफर करने में मदद मिलेगी और दोनों देशों के बीच सस्ता और रियल टाइम विकल्प संभव हो गया है। सिंगापुर पहला देश है जिसके साथ पर्सन टू पर्सन पेमेंट फैसिलिटी लॉन्च हुई है। सिंगापुर के अतिरिक्त कुछ और देश हैं जो यूपीआई को ग्लोबली एक्सेप्टेड करते हैं, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, फ्रांस हो गया, यूनाइटेड किंगडम, ये देश शामिल हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किए गए जादुई पिटारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही विकल्प का चयन करें। एनसीईआरटी ने प्री स्कूल यानी बाल वाटिका के बच्चों के लिए जादुई पिटारा नाम से सीखने सिखाने की सामग्री तैयार की है। इसमें खेल कूद, खिलौने, गीत संगीत और अन्य क्रियाकलापों के माध्यम से बच्चों के शिक्षण पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा के तहत विकसित जादुई पिटारा 13 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। अब हमको विकल्प देखना है, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही है। अब इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों के लिए यह है। प्री स्कूल हमने यहाँ पहले ही देख लिया, 3 से 8 साल के बच्चों के लिए, ठीक है। सीखने सिखाने के माहौल को बेहतर बनाने, समृद्ध करने, और ये जो अमृत पीढ़ी है, ठीक है, 3 से 8 साल के बच्चे जो हैं, इसको अमृत पीढ़ी है, इनको अधिक बाल केंद्रित, जीवंत और आनंदमय बनाने की इनकी शिक्षा को, ये एक अभिनव प्रयोग है, ठीक है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ऐसी परिकल्पना की गई थी। हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस आधारभूत स्तर को की जो ये सामग्री है सीखने सिखाने की, इसका विमोचन किया और अगले शैक्षणिक सत्र मतलब बताया कि 2023-24 का ये जो शैक्षणिक सत्र है उसमें देश के 1200 केंद्रीय विद्यालयों में इसकी शुरुआत करी जाएगी। ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में 5+3+3+4 का पाठ्यक्रम शैक्षणिक संरचना की परिकल्पना की है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, QRSAM निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? खगोलीय वेधशाला हेतु नासा द्वारा विकसित दूरबीन, वैक्सीन विकसित करने की नई तकनीक, QR कोड आधारित नवीन पेमेंट तकनीक या सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल हथियार प्रणाली। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन डी सही है। QRSAM के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। यह स्वदेश निर्मित कम दूरी की एक मिसाइल तकनीक है। 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तक प्रहार करने की इसकी क्षमता है। त्वरित प्रतिक्रिया वाली मिसाइल के रूप में इसे तैयार किया गया है। हर मौसम में काम कर सकती है। लक्ष्य को पहचानने और उस पर निशाना साधने की सटीक क्षमता इसमें है। और इसमें क्या है, एक रेजिमेंट कमांड पोस्ट व्हीकल भी शामिल है जो इस सिस्टम को पूरी तरीके से नियंत्रित करेगा। एक लड़ाकू समूह में मल्टी फंक्शनल रडार यूनिट होती है जो एक साथ 10 लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। मल्टी लॉन्च रॉकेट व्हीकल, ठीक है, मल्टी लॉन्च रॉकेट व्हीकल 6 QRSAM रॉकेट से लैस होता है। एक QRSAM हथियार प्रणाली में 72 QRSAM रॉकेट होते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, इसका विकास DRDO की यह परियोजना है। बेल और भारत
डायनेमिक्स लिमिटेड के सहयोग से इसको विकसित किया जा रहा है, इसका विकास किया गया। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 24 फरवरी, 23 फरवरी, 22 फरवरी और 21 फरवरी। 14 फरवरी इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है, विकल्प डी सही है, 21 फरवरी। अब हम थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है दुनिया भर की विभिन्न मातृभाषाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनके संरक्षण के लिए। वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वदेशी भाषाओं के 2019 को स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। वर्ष 2022 से लेकर के 2032 तक की अवधि को संयुक्त राष्ट्र ने स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में नामित किया है। अगर बात किया जाए कि इसकी घोषणा कब हुई थी मातृभाषा दिवस मनाने की, तो यूनेस्को द्वारा 17 नवंबर 1999 को की गई थी। साल 2023 में जो मातृभाषा दिवस की थीम है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की थीम है, वह बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही विकल्पों का चयन करें। हाल में महाराष्ट्र में हमने देखा कि एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट के अंतर्गत जो शिवसेना का जो प्रतीक चिन्ह है, ठीक है, चुनावी प्रतीक चिन्ह, उसके संदर्भ में जो विवाद हो रहा है, उसी के संदर्भ में यह प्रश्न उपजा है। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। चुनाव आयोग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यह लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषदों और देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। ध्यान रखिएगा, यह भी कथन सही है और यह भी कथन सही है। जब पंचायतों की बात आएगी तो उसके लिए अलग जो है चुनाव, उसके लिए जो चुनाव आयोग है, उसके लिए जो इलेक्शन कमीशन है, वो एक अलग प्रक्रिया से उसका होता है, उसके लिए अलग चुनाव आयोग की व्यवस्था करी गई है। ठीक है, राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। ठीक, अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है, यह भी कथन सही है। तो इस हिसाब से तीनों कथन सही हैं, उपरोक्त सभी सही है। अब हम थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, अगर हम भारत चुनाव आयोग के बारे में बात करें, भारत निर्वाचन आयोग के बारे में बात करें, तो यह भारत में चुनाव सुनिश्चित करने के लिए संविधान द्वारा स्थापित और स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। 25 जनवरी 1950 को इसको स्थापित किया गया था। राज्यों में पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है, जैसा कि मैंने बताया। इसके लिए भारत का संविधान एक अलग राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान करता है। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। कार्यकाल 6 वर्ष, कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष और या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी इनमें से पहले पूर्ण हो। ठीक है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्त होते हैं, अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मिशन कर्मयोगी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही विकल्पों का चयन करें। मिशन कर्मयोगी योजना 2 सितंबर 2020 को शुरू की गई थी। मिशन कर्मयोगी योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की दक्ष क्षमताओं का विकास करना है। ठीक है, योजना के सफल संचालन के लिए आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है, जिसके माध्यम से ऑनलाइन संपर्क उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, तो यह इसमें तीनों कथन सही हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों सही है। अब इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। सिविल सेवा क्षमता निर्माण का राष्ट्रीय कार्यक्रम, या इसे मिशन कर्मयोगी भी कहते हैं। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संचालित है। इसका जो उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के में क्षमताओं का विकास करना है। कुल इसके लिए लगभग 46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए 510 करोड़ या लगभग 511 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में पहली बार भारत के किस भाग में फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन किया गया? चलिए विकल्प देख ले हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या सिक्किम। तो इस प्रश्न का उत्तर है लद्दाख। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर है लद्दाख। अब इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। कहां पे लद्दाख में? कहा, पैगोंग सो झील में, जो एक पैगोंग सो झील है, वहां पे इसको किया गया। 20 फरवरी को यह आयोजित किया गया और पहली बार आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में इसको शामिल किया गया। इस मैराथन का जो विषय था द लास्ट रन। अभी इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि लद्दाख में जलवायु परिवर्तन के बारे में लोगों को जागरूक करना और सीमा पर्यटन को
बढ़ावा देने में सहायक करना। ठीक है, पहली बार देश में ऐसा फ्रोजन लेक मैराथन पहली बार देश में आयोजित किया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, पैगोंग त्सो की अगर बात करें तो LAC जो है हमारा, ठीक है, LAC पैगोंग त्सो झील से ही गुजरती है। 2/3 हिस्सा इसका चीन के पास है, 2/3 हिस्सा चीन के पास है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार, ठीक है, ध्यान रखिएगा अंतरराष्ट्रीय की बात कर रहे हैं हम लोग, पुरस्कारों की घोषणा में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? परीक्षा में, उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा में यह प्रश्न आ सकता है, संभावना है। गंगूबाई काठियावाड़ी को, ब्रह्मास्त्र को, कांटारा को या द कश्मीर फाइल्स को? तो इस प्रश्न का उत्तर है कश्मीर फाइल्स, बहुचर्चित फिल्म। ठीक, अब थोड़ी हम दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ये जो पुरस्कार दिए गए हैं 2023 के विजेताओं की सूची थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और दादा साहब फाल्के फिल्म पुरस्कार दोनों अलग अलग है, दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। यह एक प्राइवेट या निजी संस्थान के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, जबकि जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, दादा साहब फाल्के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, वह भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पे दिया जाता है। ठीक है, तो ये सरकारी नहीं है, निजी फर्म द्वारा ये दिया जाता है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म द कश्मीर फाइल्स, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो पुरस्कार दिया गया आर बाल्की जी को दिया गया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रह्मास्त्र फिल्म के लिए रणबीर कपूर जी को दिया गया, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए रणबीर कपूर जी की पत्नी क्या नाम है, आलिया भट्ट जी को दिया गया। ठीक है, फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए रेखा जी को सम्मानित किया गया। चलिए आगे चलते हैं, सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस को दिया गया। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत सरकार के अनुसार, ठीक है, भारत सरकार के अनुसार उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र हरियाणा में कहां स्थापित किया जा रहा है? ठीक है, अब देखिए गांव तो फेमस है गोरखपुर, ठीक है, ये यूपी वाला गोरखपुर नहीं है, ठीक है, ये यूपी वाला गोरखपुर नहीं है, ये हरियाणा वाला गोरखपुर। अब गोरखपुर कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है? फतेहाबाद जिला, नरवाना जिला, रोहतक जिला या करनाल जिला? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है फतेहाबाद जिला। फतेहाबाद जिला है गोरखपुर के पास, यह स्थापित किया गोरखपुर गांव के पास। ठीक है, और जो 700 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं, इनमें से प्रत्येक में प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले और अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। वैश्विक दृष्टि से निम्नलिखित में से किस या किन, ठीक है, में भारत का उत्पादन में प्रथम स्थान है? दूध में, बाजरा में, दाल में या उपरोक्त सभी में? तो दूध, बाजरा, दाल, मसाला, इन सब में भारत उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर है। और दूसरा सबसे बड़ा अगर उत्पादक की बात करें तो फल, सब्जी, चावल, मछली, चाय का भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो चलिए आज इन्हीं प्रश्नों के साथ हमारी आज की ये श्रृंखला समाप्त होती है। कल फिर हम कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।